उपस्थित हूँ मैं आप सभी के समक्ष एक बार फिर तोतो चान की कहानी के साथ। जैसे कि आप सभी सुन चुके हैं, तोतो चान को एक नए विद्यालय में और बहुत ही अनोखे विद्यालय में प्रवेश मिल जाता है, जहाँ वो खुश भी होती है। और वहाँ का पठन पाठन कैसा था, कैसा वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता था, कैसी शिक्षण पद्धति थी, किस तरीके से बच्चों को बिठाया जाता था, यह सब हम देख चुके हैं। चलिए कहानी में आगे चलते हैं। कहानी बहुत ही रोमांचित और मौलिक है और इसकी खूबसूरती यही है कि इसमें लिखे एक एक वाक्य को सुना जाए। अब पारी आई थी मध्याह्न भोजन की, तो जब लंच हुआ तब लंच के समय का तोतो चान को बेसब्री से इंतजार था। उसने हेडमास्टर जी को कहते सुना था, कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से। ये हेडमास्टर जी हमेशा कहा करते थे। वे चाहते थे कि बच्चे सभी कुछ खाना सिखाया जाए, बच्चों को पौष्टिक भोजन खाना सिखाया जाए। और इस तरह से बच्चों को सिखाने की बजाय, यानी ये कहने की बजाय कि बच्चों पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, हेडमास्टर जी ने इसकी बजाय एक उनका डायलॉग सा बनाया था, एक जुमला सा बनाया था, और जिसमें वो हमेशा कहते थे, बच्चों कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाना है। अपने लंच में सब बच्चों को कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से लाना है। कुछ समुद्र से का मतलब था जल आहार, यानी मछली या केकड़े या कुछ भी, और कुछ पहाड़ से का मतलब था जमीन पर मिलने या उगने वाली चीजें, अर्थात थल आहार जैसे सब्जियां, मांस, मुर्गा। तोतो चान की माँ भी इससे बहुत ही प्रभावित हुई थी। मैं मानने लगी थी कि शायद ही कोई दूसरा हेडमास्टर होगा जो इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत को ऐसे आसान से जुमले में बांध सके। यह बात भी अजीब थी कि केवल 2 ही श्रेणियों में से चुनना बच्चों के लिए डिब्बा तैयार करने के काम को आसान बना देता था। हेडमास्टर जी का तो यह भी कहना था कि इस शर्त को पूरा करने के लिए किसी लंबे चौड़े खर्च की आवश्यकता भी न थी। थल आहार केवल उबला हुआ कंद हो सकता था या एक ऑमलेट ही, और जल आहार सूखी वनों की पत्तियां भी, या यूँ भी कह सकते हैं कि थल आहार आलूचे का मुरब्बा हो सकता था और जल आहार नोरी जैसे समुद्री खरपतवार भी हो सकता था। कल की तरह, यानी जब तोमोए का खाने का जो लंच टाइम था, वो हेडमास्टर जी ने तोमोए को घुमाया था। कल की तरह आज भी तोतो चान ललचाई नज़रों से देख रही थी कि क्या आज भी हेडमास्टर जी आएंगे और सबके डिब्बों को देखेंगे। तभी हेडमास्टर जी आए और वो सबके डिब्बों को देखने लगे और पूछने लगे, तुम कुछ समुद्र से और पहाड़ से लाए हो या नहीं? हर बच्चा अपने डिब्बे में क्या लाया है यह जानने में सबको बड़ा मजा आता था। कामों में उलझी कोई भी माँ कभी कभी डिब्बे में केवल कुछ समुद्र से या केवल कुछ पहाड़ से ही रख पाती, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हेडमास्टर जी अब चक्कर लगाते तो उस समय उनकी पत्नी एक सफेद एप्रन पहने दोनों हाथों में एक एक भगोना थामे साथ चलती। अगर हेडमास्टर जी को किसी बच्चे के सामने रुककर समुद्र कहते तो मछली के कुछ उबले टुकड़े समुद्र वाले भगोने में से डाल देती। पहाड़ कहने पर सोया के शोरबे में से उबले हुए आलू के टुकड़े पहाड़ वाले भगोने में परोसती। सपने में भी कोई यह नहीं सोचता सकता था कि बच्चों को पौष्टिक आहार सिखाने का ऐसा भी कोई तरीका, इतना बढ़िया तरीका हो सकता है। बच्चे भी इस शर्त को पूरी करना चाहते थे, बड़े उत्साहित रहते थे कि जिस दिन वे दोनों शर्तों को पूरा कर पाए, उस दिन वो बहुत खुश होते थे। तोतो चान को अब यह समझ में आने लगा था कि कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का मतलब आखिर है क्या, और तब उसे शंका होने लगी कि सुबह हड़बड़ी में माँ ने जो भी कुछ बनाया था वह ठीक भी होगा या नहीं। पर जब उसने अपना डिब्बा खोला तो अंदर इतना बढ़िया खाना था कि उसे अपने आप को जोर से वाह वाह कहने से रोकना पड़ा। तोतो चान के खाने में चमकीले पीले रंग के अंडे, हरे मटर, भूरे नींबू और गुलाबी मछली शामिल थी। यह इतना रंग बिरंगा था कि फूलों वाले बगीचे की तरह लगता था। हेडमास्टर जी ने भी कहा, वाह कितना सुंदर। तोतो चान तो बस गदगद हो गई। माँ अच्छा खाना पकाती है, उसने हेडमास्टर जी को बताया। सच में? तब उन्होंने पूछा,
डेम्बू, ये जापानी खाने की बात हो रही है क्योंकि कहानी सारी जापान से ही बेस्ड है, जापान की ही तोतो-चान थी। तो डेम्बू की बात हो रही है जो एक जापानी डिश है, समुद्र से या पहाड़ से। तोतो-चान सोच में पड़ गई और उसे देखकर बोली कि लगता तो था मिट्टी के रंग का, पर बात के सही होने का विश्वास ही नहीं था। उसने कह दिया मुझे पता नहीं। तब मास्टर जी ने उसके बारे में उसको सब कुछ समझाया, डेम्बू कैसे बनता है। इस प्रकार तोतो-चान पहले दिन खाने के समय थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसे बहुत मज़ा आया और उसके लिए जानना बहुत रोमांचक था कि समुद्री आहार क्या होता है, धरती का आहार क्या होता है। वह यह भी जान गई कि डेम्बू मछली से बनता है तथा माँ कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से भेजना नहीं भूली थी। खैर सब ठीक ही रहा, उसने संतुष्ट होकर सोचा। दूसरी बात जिसने तोतो-चान को खुश कर दिया था वह थी भोजन का स्वादिष्ट होना। अब तोमोई की एक और खास बात थी कि खाने से पहले सब मिलकर एक गीत गाते थे जो हेडमास्टर जी ने ही उन्हें सिखाया था। दरअसल यह गीत कुछ यूं था, चबाओ चबाओ ठीक से चबाओ, जो कुछ भी तुम खाओ, चबाओ चबाओ ठीक से चबाओ, चावल मछली मांस। जब तक ये बच्चे गीत ना गा लेते इतादाकिमासु नहीं कहते थे, जिसका मतलब है मैं सांभार खाता हूँ या खाती हूँ। जब बच्चे ये गाना गा लेते थे तब ही वे इतादाकिमासु कहते थे। हेडमास्टर जी ने ये गीत इसलिए बनाया था क्योंकि बच्चों को वो सिखाना चाहते थे कि धीरे खाएं और भोजन में समय लगाएं और भोजन करते समय बातचीत का भी आनंद लें। जब बच्चे इतादाकिमासु कहते, यानी कि मैं सांभार खाना खाता हूँ या खाती हूँ, उसके बाद कुछ समय के लिए सभागार में मौन छा जाता था। अब खाने के बाद बच्चों के साथ तोतो-चान कुछ देर मैदान में खेल रही थी। इसके बाद वह भी अपनी कक्षा में लौट आई जहाँ शिक्षिका उनकी राह देख रही थी। अब शिक्षिका ने पूछा, बच्चों तुम लोगों ने सुबह मन लगाकर काम किया है, अब दोपहर बाद क्या करना चाहोगे तुम लोग? इसके पहले कि तोतो-चान यह सोच भी पाती कि वह क्या करना चाहती है, बाकी बच्चे एक साथ बोले, सैर करेंगे। यही सही, शिक्षिका ने कहा और तुरंत बच्चे बाहर की ओर दौड़े। तोतो-चान डैडी और रॉकी के साथ तो सैर करने जाती थी, पर स्कूल से भी सैर करने जाते हैं, इस विचार से वह अपरिचित थी। उसे बहुत अचंभा हुआ। सैर करना उसे बेहद पसंद था, इसलिए वह बेसब्र भी होने लगी। यह तो उसे बाद में पता चला कि अगर बच्चे सुबह सुबह पूरी लगन से शिक्षिका की बनाई सूची का सारा काम पूरा कर लेते थे तो उन्हें अक्सर दोपहर को सैर करने की अनुमति मिल जाती थी। और यह नियम सब पर लागू होता था, चाहे वे पहली कक्षा के बच्चे हों या छठी के। वे सब स्कूल के दरवाजे से बाहर निकल आए, 9 के 9 बच्चे और उनकी टीचर। वे एक नहर के किनारे किनारे चलने लगे। नहर के दोनों किनारों पर चेरी के पेड़ थे जो हाल ही में फूलों से लदे थे और उनके पार थे खेत पीली सरसों से अटे हुए। दूर जहां तक नजर दौड़ती थी हर तरफ पीले खेत ही खेत दिखते थे। हम कुहोन वत्सु मंदिर तक जाएंगे। इस लड़की की फ्रॉक पर खरगोश था, उसने कहा, और उस लड़की का नाम था साको-चान। साको-चान ने फिर कहा, पता है पिछली बार हमने तालाब के पास एक सांप देखा था। मंदिर में एक पुराना कुआं है, लोग कहते हैं उसमें एक तारा टूटकर आ गिरा था। चलते चलते बच्चे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। आकाश का रंग उस समय गहरा नीला था और हवा में तितलियां पंख फड़फड़ा रही थी। जब बच्चे लगभग 10 मिनट चल चुके तो टीचर रुकी, कुछ खिले हुए पीले फूलों की तरफ इशारा करते हुए बोली, जरा इन सरसों के फूलों को तो देखो, क्या तुम्हें लगता है कि ये फूल भला कैसे खिलते हैं? तब वे फूलों के स्त्री केसर यानी पिस्टल और पुंकेसर स्टामेन के बारे में बताने लगे। बच्चे उन्हें घेर कर बैठ गए। टीचर ने बताया,
कि तितलियां फूलों की खिलने में मदद करती हैं और सच में सभी तितलियां फूलों की सहायता करने में बेहद व्यस्त दिख रही थीं। तभी टीचर आगे बढ़ी। बच्चों ने फूल देखना बंद किया और उठने लगे। इतने में किसी ने पूछा, ये पिस्तौल की तरह तो नहीं दिखते, क्यों? तो चान को भी नहीं लगा कि पिस्तौल जैसा कुछ भी फूल में हो, पर वह दूसरों की तरह इतना जरूर समझ गई थी कि पिस्टल और पुंकेसर महत्वपूर्ण चीजें हैं। 10 मिनट और चलने पर वे एक बाग के पास पहुंचे। ये घना बाग कुहोन बत्सो के मंदिर के चारों ओर था। अंदर पहुंचते ही बच्चे इधर उधर चित्रा गए। साको चान ने पूछा तो चान से, तारे वाला कुआं देखोगी? फिर वे दोनों चलने लगी। कुआं पत्थरों का बना था। उसकी ऊंचाई बच्चों की छाती तक थी। ऊपर था लकड़ी का ढक्कन उठाकर वे नीचे झांकने लगी। तो चांद को अंदर जो दिखा वह तो कंक्रीट के ढेर या एक बड़ी सी चट्टान जैसा कुछ था। चमचमाते टिमटिमाते तारे की जो कल्पना उसके मन में थी उससे बिल्कुल ही भिन्न। काफी देर तक अंदर झांकने के बाद उसने पूछा, क्या तुमने तारे को देखा है? साको चान गर्दन हिलाते हुए बोली, ना, कभी नहीं। तो चान सोच में पड़ गई। यह तारा भला चमकता क्यों नहीं? कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, शायद सो रहा है। साको चान की बड़ी बड़ी आंखें कुछ और फैली और उसने पूछा, क्या तारे सोते हैं? तो चान ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि वे दिन भर सोते होंगे ताकि रात भर जागकर चमक सकें। तो चान ने ये उत्तर तो दिया, लेकिन सही बात का पता उसे भी नहीं था। अब सारे बच्चे एक स्थान पर इकट्ठे हो गए और मंदिर में घूमने लगे। उन्होंने दरवाजे के दोनों ओर लगी देव राजाओं की ऊंची प्रतिमाएं देखी और उनकी मोटी थुलथुल गेंदों पर वे खूब खिलखिलाए। पर मंदिर के गर्भगृह के धुंधलके में बुद्ध की विशाल प्रतिमा के सामने वे कुछ चुप हो गए। मंदिर के अहाते में एक बड़ा सा बच्चन था। कहा जाता था कि वह तेंगू नामक लंबे नाक वाले एक बेताल के पैर का निशान था। बच्चों ने एक एक कर उस पर पैर रखा। वे इधर उधर घूमे। नाव में बैठी सवारियों के साथ हिला हिला कर हेलो कहा। चमकीले काले पत्थर बटोर कर जी भरकर कब्रों के आसपास पहल दूज खेली। हर चीज तो चान के लिए नई थी, अनूठी थी। उसने एक एक नई खोज का खुशी से चीख कर स्वागत किया। ढलते सूरज को देखकर टीचर ने कहा, चलो बच्चों, लौटने का समय हो गया। बच्चे सरसों के खेतों और चेहरे की कतारों के बीच से गुजर वापस स्कूल की ओर लौटने लगे। बच्चों को तब ये जरा भी एहसास नहीं था कि खेलने कूदने और आज़ादी का ये जो समय था, ये असल में विज्ञान, इतिहास और जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण पाठ थे। तो चान ने इस बीच हर बच्चे से दोस्ती कर ली थी। उसे लगा मानो वह उन्हें हमेशा हमेशा से जानती हो। कल फिर घूमने चलेंगे, उसने अपने साथियों से लौटते समय चिल्लाकर कहा। वे सभी उछलते कूदते बोले, हाँ जरूर चलेंगे। तो चान इतनी खुश थी कि उसकी खुशी अंदर समा ही नहीं पा रही थी।